ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पहले ना एक जनरल ओवरव्यू लेंगे पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। मैं यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल बनाऊँगा छोटी सी, ठीक है ना। और मैं वहाँ पे आप लोगों को ये बताऊँगा कि किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं सारे के सारे जितने एलिमेंट्स हमारे लिए काम के हैं ना, उतने हम लोग एक बार एक रफ टेबल बना लेंगे, पीरियोडिक टेबल। और मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे हम उस पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज़ करेंगे, ठीक है ना। तो सपोज़ मैं पहले बना रहा हूँ, यहाँ से बना रहा हूँ सपोज़ मैं, ठीक है, हाइड्रोजन। तो मुझे पता है कि भाई इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, हलीना की रब RBCS फरियाद, ठीक है ना, हलीना की रब से फरियाद। फिर इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बेटा मांगे, एक सेकंड, बेटा मांगे कार और स्कूटर बाप राज़ी, ठीक है। और फिर मैं अगर, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले डी ब्लॉक ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे याद रखा है, सेंट थॉमस वेरी केयरफुली मैनेज्ड 5 completely न्यू कॉपीज़ ऑफ जिंक। खैर अपने अपने तरीके हैं, कोई किसी और तरीके से याद भी रख सकता है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं बेरिलियम वाली लाइन, ये रहा। तो ये बन जाएगा बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद में हमारे पास आता है कार से गए सन पब, ठीक है ना, कार से गए सन पब, पब है जिसका नाम है सन, और हम वहाँ पे कार से गए। फिर यहाँ पे होता है NP एज सबकी बीवी, ठीक है। फिर आता है OS से टी पो। फिर हमारे पास आता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो हमें याद ही हैं, ठीक है ना, इसको तो हम याद रख सकते हैं। तो ये मतलब सबको याद होते हैं, इसके लिए किसी को कोई ट्रिक की ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ती है, ठीक है। और लास्ट में हमारे क्या आता है, ग्रुप, मतलब नोबल गैसेस आती हैं हम लोगों की। तो नोबल गैसेस को कहाँ से लिखेंगे हम लोग, ये ठीक है। तो ये हो गया हेलिना, नीलिना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो ये मेरी जैसे अगर मैं चाहूँ तो डी ब्लॉक वाले को और एक्सपेंड कर और लिख सकता हूँ, सेंट थॉमस वेरी केयरफुली मैनेज 5 न्यू कॉपीज ऑफ जिंक। फिर अगला आता है यस सर NB या नाउ मोस्ट टेक्नीशियंस रॉब्स पेड सिल्वर कैंडल स्टिक्स, ठीक है। जिंक कैडमियम, और जिंक कैडमियम के नीचे मुझे पता है कि क्या आता है, मरकरी, और यहाँ आता है मेरे पास में गोल्ड। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, सॉरी, जिंक कैडमियम, ओहो, जिंक कैडमियम, और ये होता है मेरे पास में मरकरी Hg होता है, ठीक है ना, कॉपर सिल्वर, और फिर हमारे पास आता है गोल्ड, ठीक है, मोस्ट टेक्निकल ब्रॉस पेड सिल्वर कैंडल स्टिक्स, ठीक है। तो देखो मैंने ना यहाँ पे कुछ एक चीज़ें लिखी हैं, और ये बहुत ही मतलब एक बेसिक आउट लाइन है हमारे पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो हम इसमें ना कुछ एक चीज़ें मार्क करेंगे अभी, जैसे कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, S ब्लॉक, ये होता है S ब्लॉक। यहाँ से लेकर के और जिंक तक ये होता है हमारे पास में क्या, D ब्लॉक। और यहाँ से लेकर के और हीलियम वाले ग्रुप तक मेरे पास में होता है P ब्लॉक, ठीक है। अब देखो मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा इनका,
इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS 1 से 2 तक। डी ब्लॉक का जो होता है वो होता है N-1D 1 से 10 तक, और NS 1 से 2 कुछ भी हो सकता है। NS 1 मतलब NS में 1 से 2 और N-1 में D 1 से 10 तक, ठीक है। यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा मेरा NS2 NP 1 से 6 तक, ठीक है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहें ना तो इस वाली सीरीज़ को भी कंप्लीट कर ही सकते हैं। ये होता है ला हफ्ता वा रे ओस्टवाल्ड IRPT AUHG, ठीक है। PT को हम सही कर लेते हैं PT AUHG, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में डी ब्लॉक हो गया, और आगे वाला जो है वो हमारे पास में डी ब्लॉक के आगे वाला जो है वो हमारे पास में पी ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमें एक जनरल जो है ओवरव्यू मिल चुकी है पीरियोडिक टेबल की। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ना यहाँ पे कुछ एक बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखने हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको पहले तो क्या है, एक सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करोगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑफ बोर रूल से होती है, ये तो अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा ही है। बट हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एक मेथड टाइप बनाने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे याद रख सकते हैं। वो जो ऑर्डर हमने लिखा था कि 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर 1s की एनर्जी कम होगी, फिर 2s की होगी, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, ये हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे आपको जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ना, तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन is written by following Aufbau, Pauli एंड हुंड्स रूल। तो ये तीनों क्या नाम से हुंड्स रूल, सारे के सारे जो तीनों लॉज हैं वो फॉलो करके हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एक्चुअली करेंगे कैसे वो देख लो। देखो सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास में मुझे पता है कि 1 के अंदर S पॉसिबल है, ठीक है। मुझे पता है कि 2S और 2P भी पॉसिबल है। सिमिलरली मेरे पास में 3S पॉसिबल होता है, 3P पॉसिबल होता है, 3D पॉसिबल होता है। फिर मेरे पास में आता है 4S, 4P, 4D और 4F। फिर सिमिलरली मेरे पास में 5S, 5P, 5D, 5F, ठीक है ना। इस तरीके से आता है। मैं चाहूँ तो सिमिलरली इसको एक्सटेंड करके 6S के लिए भी लिख सकता हूँ, 6S, 6P, 6D। बट इतना आगे तक हम जाएंगे नहीं, हम लिखने को 6F भी लिख सकते हैं, बट हम इतना आगे जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं याद करना चाहूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि इसमें ना पहले एक एरो बनाओ, 1S, फिर 2S, 2P, 3S, 3S, 3P, 4S, फिर ये और फिर ये। आप कैसे मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो यहाँ से, फिर आप यहाँ गए, ठीक है, ये यहाँ हुआ, फिर आप यहाँ से घूम के वापस यहाँ आए, ये, फिर आप यहाँ से घूम के वापस यहाँ आए, ये, यहाँ से घूम के आप यहाँ आए, ये, और फिर यहाँ से वापस आप घूम के यहाँ आ गए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे देखो, ये जो लाइन हमने जिगजैग लाइन बनाई ना, ये जिसको क्रॉस करते हुए जा रही है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हमें। तो जैसे मान लो सबसे पहले ये कहाँ से जा रही है, 1S से होके जा रही है, फिर 2S में जा रही है। तो आप इसको अगर ट्रेस करने की कोशिश करोगे तो ये कहाँ से जा रही है, 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर उसके बाद में 3P, उसके बाद में 4S, फिर उसके बाद में 3D, 3D के बाद में 4P, और 4P के बाद में 5S। तो फिलिंग इस हिसाब से करनी है, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि भाई S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैं 2 भरूंगा, P के अंदर 6 आते हैं तो मैं 6 भरूंगा, और मेरे D के अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो 10 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। वो डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भरने हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सपोज कि मुझे भरना है क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो हम लोग ना ध्यान रखना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हम लोग क्या है, हमने ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया है वो किसके बेसिस पे किया है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लिखवाना चाहूँगा कि
in the modern periodic table the elements are arranged in the order of increasing एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भरा गया है, एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए होते हैं देखो, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक जो मैं नंबर देखना चाहूँ तो वो नंबर कैसा होगा, देखो ये होता है, ये जो H है ना, इसके लिए इसका एटॉमिक नंबर होगा 1, ये होता है हीलियम के लिए 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है ना। तो ये बेसिक जो नंबर हैं वो इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखो एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है वो क्या है कि अगर आप हीलियम से नियॉन की तरफ जाओगे तो ये कैसे गैप चलता है, 2, 8, 8, 18, 18, ठीक है ना। तो नहीं, ये गलती कर दी, सॉरी, ये गलत हो गया है हमारा, इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नंबर बनेगा वो होगा 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक मैं वो नंबर लिखना चाहूँ इसके, जैसे इसके लिए एटॉमिक नंबर 2 था, तो इसके लिए एटॉमिक नंबर 2 है, इसके लिए 10 होगा, इसके लिए 18 होगा, तो 18 + 18 कितना हो जाएगा, अगला 36 आएगा, ठीक है ना। फिर 36 में 18 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 54, फिर 54 के अंदर 32 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 86, ठीक है ना। तो आप ये सारे नंबर जो हैं वो याद रख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ 20, तो ये हो जाएगा मेरा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और फिर आगे 31 वगैरह, वहाँ तक हमें इतना आगे तक नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया था। सपोज़ हम लोग अब एग्जाम्पल पे आ जाएं। एग्जाम्पल में हमें पता है, हम लोग बात कर रहे थे क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन का जो Z होता है उसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 17 होती है। अब मुझे 17 इलेक्ट्रॉन्स की ना फिलिंग करनी है, ठीक है। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स की मैं फिलिंग करना चाहूँगा तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे ये ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा, ये ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा और 17 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ेगा। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 1s में 2, 1s, 2s2, 2p6, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 और 4 10, ठीक है ना। 2p फिर 3s में आएगा 2 और 3p में कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। देखो ना, ये 6 + 2 + 2 10, 10 + 5 15, 15 और 2 17, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो है वो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया है। सिमिलरली मान लो मैं लिखना चाहूँ आयरन के लिए, तो आयरन के लिए जो Z की वैल्यू है वो देखते हैं कितनी है, ठीक है ना। आयरन आयरन आयरन, ये रहा, आयरन की Z की वैल्यू है 26, तो 26 भरना है मुझे। Z = कितना है, 26। तो इसको मैं भरने की कोशिश करता हूँ तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में हो जाएगा 6, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ये टोटल क्या है, 26 हो गए, देख लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक हो गए 10, ये हो गए तुम्हारे 10, 20 और ये कितने हो गए 6, तो ये हो गए तुम्हारे 10 + 10 + 6 जो कि हो गए 26, खत्म। आयरन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिख लिया है, ठीक है। सिमिलरली मान लो मैं तुम्हें लिखना चाहूँ लिथियम का, ठीक है ना। किसका लिखते हैं, लिथियम का लिखते हैं एक बार ऐसे ही। लिथियम का जो Z है, लिथियम का Z होगा हमारे पास में 3 होता है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखो लिथियम ये रहा 3, ठीक है। तो लिथियम हम लोग लिखना चाहते हैं Z = 3, तो ये हो जाएगा 1s2 और 2s में कितना 1, ख़त्म काम, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, हम लोग ना कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को नोबल गैसेस के कन्फिग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अगला वो देख लेते हैं कि राइटिंग, एक सेकेंड,
writing electronic configurations in the form of noble gas configurations. ठीक है, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन के फॉर्म में मैं किसी एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसे सपोज मैं लेके चलूँ फिर से क्लोरीन के लिए ही एग्जांपल। ठीक है, क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन को ढूंढो, क्लोरीन ये रहा। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई जो क्लोरीन है ना, उससे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब एटॉमिक नंबर 17 पे पहुंचने के लिए जो प्रीवियस नोबल गैस आई होगी वो कौन सी होगी, नियॉन। देखो ना 10 मतलब 17 पे पहुंचना था और नेक्स्ट 18 है, 18 एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। बट तुम्हें क्या देखना है कि 17 पे पहुंचने से पहले तुम कौन सी नोबल गैस पे आए होगे। तो 17 से पहले हम जिस नोबल गैस पे पहुंचे थे वो थी नियॉन, और उसका एटॉमिक नंबर कितना था, एटॉमिक नंबर 10 था उसका। ठीक है ना, तो मैं इस कन्फिग्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, 17 को लिखने के लिए मैं इसको नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो अगर मैं लिखना चाहूँ किसके लिए, क्लोरीन के लिए जिसका Z क्या था, 17 था, तो Z17 के लिए हमने क्या लिखा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो गया 5। ठीक है, अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये टोटल कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। ठीक है ना, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ ना, वो क्या होगा, नियॉन और उसके बाद में मैं इसको लिख दूँ 3s2 3p5, सिंपल। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो पहले वाली नोबल गैस आने वाली थी ना उसका कन्फिग्रेशन लिख लिया। तो ये पूरा क्या है, 1s2 2s2 2p6, ये है मेरा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैंने इसको नियॉन लिखा और आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हो गया, क्लोरीन का, इन द टर्म्स ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सिमिलरली सपोज मैं लिखना चाहता हूँ जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहता हूँ, जिंक जिसका Z होता है 30। चेक कर लेते हैं इसको ऊपर जा करके कि क्या हमारा Z 30 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, Z इज इक्वल टू 30 है। तो अब एक बात बताओ, Z इज इक्वल टू 30 पे पहुंचने के लिए मेरे पास प्रीवियस कौन सी नोबल गैस थी, आर्गन 18। ठीक है ना, तो पहले मैं आर्गन 18 लिखूंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, इसका कन्फिग्रेशन लिखने के लिए पहले मैं लिखूंगा आर्गन, जो कि क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन भर गए यहाँ तक, और अब मुझे कितने 12 इलेक्ट्रॉन और भरने। ठीक है ना, क्योंकि 30 माइनस 18 कितने हो गए 12, तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन और बचने। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3d10 और 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ख़त्म काम। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखना भी चाहें तो ये देखो आर्गन 18 और उसके बाद मुझे 12 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं। तो वो 12 ये आर्गन 18 हो गया और 12 इलेक्ट्रॉन्स और भरूंगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, जिंक पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ी सी पता होनी चाहिए थी। अब देखो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे हम लोग देखें ना अगर, तो कोई भी जो ब्लॉक होता है ना, जैसे मैंने S ब्लॉक लिखा, मैंने लिखा D ब्लॉक और F ब्लॉक, तो S ब्लॉक कौन सा होता है, S ब्लॉक वो होता है जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S ऑर्बिटल। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, S ब्लॉक बोलते हैं। जैसे मान लो NS में 1 से लेकर 2 के बीच में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ भरेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन S में भरेगा। जैसे मान लो मैं लिथियम के बारे में बात करूँ तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1s2 2s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है, S ऑर्बिटल के अंदर भरा है, और S ऑर्बिटल के अंदर भरा है, इसीलिए लिथियम जो है वो एक S ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक में दिख रहा है मुझे। सिमिलरली मान लो मैं सोडियम के लिए लिखना चाहूँ, ठीक है, तो सोडियम के लिए कितना होता है 11 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s में कितना हो जाएगा 1। फिर से देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है, S ऑर्बिटल में भर रहा है, इसीलिए जो सोडियम है वो भी क्या है, एक S ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ना कई लोगों को एक दिक्कत आती है, अब वो दिक्कत वो बहुत ही जेन्युइन डाउट है,
वो ये बोलते हैं कि सर जैसे आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, आप क्या करो, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बोलते हो 1s2। अब आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल में भर दिया, तो इसका मतलब जो हीलियम है वो तो s ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था, और आपने उसको p ब्लॉक में लिखा है। तो देखो एक ध्यान रखना, ये एक डिसएडवांटेज है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, कि यहाँ पर ना हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनकी जो पोजीशन होती है ना, इनकी जो पोजीशन होती है, ये मेंशन, ये स्पेसिफाइड मतलब करेक्ट पोजीशन नहीं दे रखी है, इनकी पोजीशन को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इनकी पोजीशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखो यार, हीलियम को उन्होंने ना पी ब्लॉक में इसलिए डाला क्योंकि वो क्या हम लोग जब भी किसी भी एलिमेंट को किसी भी उसके ग्रुप के अंदर रखते हैं, तो हम उसको एक ग्रुप के अंदर इसीलिए डिनोट करते हैं क्योंकि उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उन सबकी एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, मतलब एनर्जी क्या, उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी ना वो एक जैसी होगी, या उनका जो नेचर होगा वो एक जैसे होगा। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ हीलियम की, तो हीलियम के केस में क्या है, उसका जो ड्यूप्लेट है ना वो कंप्लीट है, जिसकी वजह से वो नेचर में कैसी होती है, इनर्ट होती है ना, इनर्ट होती है, वो रिएक्टिविटी शो नहीं करना चाहती, इसीलिए हमने उसको क्या बोला है, एक नोबल गैस बोला है, नोबल गैस बोला है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, नोबल गैसेस के साथ में रखते हैं। अब क्योंकि बाकी की नोबल गैसेस तो पी ब्लॉक में आएंगी, है ना, तो आप ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि आपने बाकी की नोबल गैसेस को पी ब्लॉक में रख दिया, और हीलियम बेचारी एक अलग जो नोबल गैस है उसको आप कहीं और एस ब्लॉक के अंदर रख रहे हो, जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी कुछ और ही होती है, ठीक है। तो हीलियम को हम लोग इसीलिए पी ब्लॉक के अंदर रखते हैं क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो नोबल गैसेस की तरह है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए उस हीलियम को हम लोग नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन और क्रिप्टॉन इनके साथ में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए उसका जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, पी ब्लॉक के अंदर है। चलो, तो ये हमारी जो पीरियोडिक टेबल थी वो हमें समझ में आ गई, हमने कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने सीख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, और वो क्या है, आपके कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। तो एक्सेप्शनल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, उसको समझने से पहले हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी, एक सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, ठीक है। तो देखो इसके अंदर होगा क्या, इसको समझने के लिए ना हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जैसे सपोज़ मैं आपको ना एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दूं, जैसे मान लो मैंने P3 लिख दिया और एक मैंने लिख दिया P4, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं P3 के बारे में बात करूँ तो P3 के अंदर क्या होगा, 1, 2 और 3, और P4 के अंदर क्या हो जाएगा, P4 के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, 1, 2, 3, और फोर्थ को मैंने क्या कर दिया, पेयर कर दिया। सिमिलरली मान लो मैं P6 लिखना चाहता हूँ, तो P6 वाला जो होगा वो कैसा दिखेगा मुझे, P6 वाला मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने क्या बोला कि जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है और जो फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कन्फिग्रेशन। जैसे P4 है तो P4 ना तो फुल फिल्ड है ना तो P6, क्योंकि फुल फिल्ड कौन सा होगा, P6 होगा, ये होगा फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है। और ये मेरा कैसा होगा, ये मेरा होगा हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो जो मेरा P4 है ना वो ना तो फुल फिल्ड है और ना मेरा हाफ फिल्ड है, तो P4 की एनर्जी ना वो हमेशा क्या ना, मतलब P4 जो है ना वो लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा एज़ कम्पेयर टू P3 एंड P6। ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक पॉइंट्स लिखेंगे और उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, तो पहले तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशंस are more favorable than other configurations, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न देखते हैं। रीज़न नंबर 1, देखो रीज़न नंबर 1 तो बहुत सिंपल है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सिमेट्रिकल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैंने क्या देखा कि भाई मेरे पास में जो P6 कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब सारे तीनों जो ऑर्बिटल हैं उसके अंदर जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, और जो फीलिंग है ना वो थोड़ी सिमेट्रिकल नेचर की है। तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा ये थोड़ा सा सिमेट्रिक है नेचर के अंदर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मान लो मैं P3 के अंदर बात करूँ तो P3 के अंदर क्या होगा, P3 के अंदर भी हमारे पास में जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन के साथ में है, तो वो सिमेट्रिकल थोड़ा सा दिख रहा है हमें, ठीक है ना। ये भी कैसा है, ये भी सिमेट्रिक है। तो हमें पता है कि भाई सिमेट्रिक नेचर की वजह से ये कैसा होता है, रिलेटिवली स्टेबल होता है, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक क्या चीज़ है, सिमेट्रिक है यहाँ पे स्पिन। तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये जो 3 स्पिन है ना, ये तीनों कैसे सिमेट्रिक है, मतलब एक ही स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं P4 में आ जाता हूँ तो P4 में क्या होगा, जैसे ही मैं अगला स्पिन भरूंगा ना वैसे यहाँ पे एक अनसिमेट्रिक नेचर बन जाएगा। कैसे कि ये 3 तो हो गए ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ आ गया, तो जैसे एक नीचे की तरफ आया वैसे ही क्या हो जाएगा, एक अनसिमेट्री जनरेट हो जाएगी सिस्टम के अंदर, और उस वजह से क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक एंड फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ये रीज़न नंबर 1 हो गया। रीज़न नंबर 2 है ना, वो थोड़ा मतलब साइंटिफिक अप्रोच है इस चीज़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअली एक्सचेंज एनर्जी कुछ भी नहीं है कि जैसे मान लो मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो सेम स्पिन के हैं, तो वो क्या करेंगे ना, हमेशा अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे ना तो उससे होगा कि कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। अब तुम एक बात जानते हो कि जैसे मान लो मैं एनर्जी रिलीज़ करता हूँ, मान लो मैं पहले यहाँ पर था और मैंने एनर्जी रिलीज़ करी और मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये एनर्जी थी, ठीक है। तो बताओ अगर ये स्टेट 1 है, और ये स्टेट 2 है, तो मेरे पास एनर्जी किस में कम है, मेरे पास एनर्जी स्टेट 2 में कम होगी ना, क्योंकि ये वाली एक्सिस किसको डिनोट कर रही है, ये वाली एक्सिस डिनोट कर रही है एनर्जी को। मैंने बोला कि स्टेट 2 की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि मान लो अगर मेरे पास में कोई 2 इलेक्ट्रॉन है जो सेम स्पिन के साथ में है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो वो एक्सचेंज होंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। एक्सचेंज से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब बताओ जब भी किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एनर्जी रिलीज तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जिनके स्पिन सेम है, जैसे मान लो मैं अगर देखूँ इस वाले P3 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो मुझे दिख रहा है कि यार ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन तीनों का क्या है, तीनों का स्पिन सेम है। तो अगर तीनों का स्पिन सेम है तो मैं क्या बोलूँगा कि तीनों एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक ये वाला हो सकता है और ये क्या कर सकता है, ये इसके साथ भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है ना। मतलब ये इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है और ये इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास में 2 एक्सचेंज तो ये वाले पॉसिबल हो गए इस इलेक्ट्रॉन के, और दूसरा एक तीसरा एक्सचेंज जो है वो इसका हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी तो सेम स्पिन के ही हैं। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी कुछ नहीं होती। एक्सचेंज एनर्जी सिंपल सी ये होती है कि जितने ज़्यादा आपके पास में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास में उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उतनी ज़्यादा एक्सचेंजिंग पेयर बनेंगे आपके पास में, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं लेके चलूँ और मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास में एक कॉन्फ़िगरेशन है P1, सपोज एक मेरे पास में P1 कॉन्फ़िगरेशन है, एक मेरे पास में P2 कॉन्फ़िगरेशन है, एक मेरे पास में P3 कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, P3 का कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो इसमें मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 हो गए, इसमें मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने एक्सचेंज पेयर बन रहे हैं। देखो यहाँ पे नो एक्सचेंज पेयर है, नो एक्सचेंज पेयर। क्यों है नो एक्सचेंज पेयर, क्योंकि देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो होना चाहिए ना एक्सचेंज करने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ पे एक्सचेंज पेयर हो नहीं सकता। यहाँ पर होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब मैंने इसका इसके साथ एक्सचेंज करा दिया ना, तो मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा कि मैं इसका भी इसके साथ बनाऊँ, क्योंकि वो तो सेम एक ही बात हो जाएगी। देखो दोनों का एक ही मतलब है, इसका इसके साथ एक्सचेंज करा लो और या इसका इसके साथ एक्सचेंज करा लो, बात एक ही है। तो हम लोग दूसरा एरो नहीं बनाते, तो यहाँ पे एक्सचेंज पेयर कितना है, एक ही एक्सचेंज पेयर है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 1 एक्सचेंज पेयर है, एक्सचेंज पेयर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने एक्सचेंज पेयर है, यहाँ पे मेरे पास में ये दोनों एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, ये किसके साथ कर सकता है, इसके साथ भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। पर ये जो दूसरा वाला है वो क्या कर सकता है, वो इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो टोटल एक्सचेंज पेयर कितने बन गए यहाँ पे मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास में 3 एक्सचेंज पेयर बन गए हैं, 3 एक्सचेंज पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर होंगे मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो मैं P6 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, P6 लेता हूँ, तो P6 में क्या हो जाएगा, देखो P6 में नंबर ऑफ एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सारे के सारे जो सेम स्पिन वाले हैं ना वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक जो अप स्पिन वाला है वो इसके साथ भी एक्सचेंज करेगा, ये दूसरे के साथ भी एक्सचेंज करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो इसका अप स्पिन वाला है वो इसके साथ में एक्सचेंज करेगा, ठीक है। इसका डाउन स्पिन वाला इसके साथ में एक्सचेंज करेगा, इसके साथ में एक्सचेंज करेगा, इसका डाउन स्पिन वाला इसके साथ में एक्सचेंज करेगा। तो बहुत सारे एक्सचेंज पेयर बन रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज पेयर बन रहे हैं इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो एक्सचेंज पेयर, इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी होगी, इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी होगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम, ठीक है ना। एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे। तो हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो हमेशा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, पहले ना इसको हटाते हैं और इतना हम समझ चुके हैं, ठीक है। हम पहले P6 पे जाने की बजाय ना हम क्या करेंगे, P6 पे जाने की बजाय हम P4 पे जाएंगे पहले, ठीक है। हम किस पे जाएंगे, P4 पे। देखो P4 में जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसा कन्फिग्रेशन बनेगा। अब देखो यहाँ पर ना जो नेट एनर्जी होगी, यहाँ पर जो नेट एनर्जी होगी वो क्या होगी, उसमें मेरे पास में देखो पहले क्या होगा, जब भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेम ऑर्बिटल में भरता हूँ ना तो उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन को सेम ऑर्बिटल में भरता हूँ तो उसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। पर एक्सचेंज से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। और हमेशा ध्यान रखना कि जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या आएगी, एनर्जी रिलीज हमेशा नेगेटिव होती है। और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये कन्वेंशन है एक्चुअली, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो कि एनर्जी रिलीज को नेगेटिव लेते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड जो होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा कि भाई जैसे मान लो आपने इधर लिखा था तो आपने 3 एक्सचेंज पेयर लिखे थे, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -3 टाइम्स E। सपोज हर एक एनर्जी की एक्सचेंज, हर एक एक्सचेंज की एनर्जी E है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसलिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3E। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि दैट द एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या बोला कि भाई जब आप पेयरिंग करते हो तब तो सॉरी जब आप एक्सचेंज करते हो तब तो एनर्जी रिलीज होती है, पर जब आप पेयरिंग कर दोगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल के अंदर भर दोगे तो उस केस में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में रिपल्शन करते हैं, और रिपल्शन होता है तो एनर्जी क्या हो, मतलब जब आपको इस इलेक्ट्रॉन को, 4th इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में भरना होगा तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन आप एक ही ऑर्बिटल में अकोमोडेट होंगे। तो वहाँ पर जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो वो क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 एनर्जीज आ जाएंगी, एक होगी एक्सचेंज एनर्जी, मतलब P4 वाले सिनेरियो में मेरे पास में 2 तरीके की एनर्जी होगी, एक होगी एक्सचेंज एनर्जी और दूसरी होगी क्या, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और पेयरिंग एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो नेट एनर्जी होगी, लॉस होगा, वो कितनी हो जाएगी, -3E, क्योंकि 3 एक्सचेंज हो सकते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स अप स्पिन के हैं, प्लस मुझे यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी भी देनी पड़ेगी, और पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, मतलब वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो बताओ नेट एनर्जी रिलीज किसके अंदर हो रही है, P3 में या P4 में। नेट एनर्जी रिलीज P4 में है। क्यों है P4 में ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आपने एक नेगेटिव वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव ऐड कर दी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव। अब अगर मान लो वो लेस नेगेटिव है तो इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज है ना वो लेस है। नेगेटिव साइन तो केवल और केवल एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी भी एनर्जी के आगे नेगेटिव वैल्यू लग जाती है ना, इसका मतलब वो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है।
और अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर तो आपने 3E की एनर्जी रिलीज़ करवाई, यहाँ पे आप 3E से थोड़ी सी कम एनर्जी रिलीज़ करवा रहे हो, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भैया जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, वो होगी फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन की, उसके बाद में हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन की, और फिर लास्ट में हमारे क्या नाम से अदर कन्फिग्रेशंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर मैं P6 को लिखूँगा तो P6 ज़्यादा स्टेबल है, फिर P3 वाला होगा, और फिर P4 P5 वाले जो हैं वो रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फार्मूला देखना चाहूँ तो मैं फार्मूले के हिसाब से भी लिख सकता हूँ कि भैया जो मेरे नंबर ऑफ़ एक्सचेंज पेयर्स होते हैं ना, नंबर ऑफ़ एक्सचेंज पेयर्स, उसका एक फार्मूला बनता है। अब वो फार्मूला क्या होता है, a इंटू ए माइनस वन बाई टू प्लस बी इंटू बी माइनस वन बाई टू, वेयर a क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन विद वन टाइप ऑफ स्पिन, और b क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद अदर टाइप ऑफ स्पिन। जैसे मैं इसको अगर प्रूव करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास में क्या कहते हैं, मेरे पास सपोज़ ये P3 कन्फिग्रेशन ही है, ठीक है, मैं P3 कन्फिग्रेशन ही लेके चल रहा हूँ। मुझे पता था कि यहाँ पे भैया 3 एक्सचेंजेस हो रहे थे, 2 तो ये वाले और 1 ये वाला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो अदर टाइप ऑफ स्पिन तो है ही नहीं, तो B की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एक ही टाइप का स्पिन है। तो A को मान लो मैंने 3 मान लिया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू 3 माइनस वन बाई टू, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। 6 बाई टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ एक्सचेंज है वो यहाँ पे 3 एक्सचेंज पेयर पॉसिबल है, और 3 एक्सचेंज पेयर हमने बना करके देख लिए हैं। अब यहाँ से हमें ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ पता चल गई कि जो मेरे हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होते हैं ना, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कन्फिग्रेशंस। तो अब मैं यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ जहाँ मुझे आप लोगों को एक चीज़ बता देनी चाहिए, और वो क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो देखो अगर मान लो मैं एक लेना चाहूँ क्रोमियम लेना चाहूँ, तो क्रोमियम का जो Z होता है ना, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हम देखते हैं ऊपर कितना है। क्रोमियम होता है 24 होता है क्रोमियम, ठीक है ना। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो क्रोमियम जो है मेरे पास में 24 है, ठीक है। तो मतलब मुझे 24 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखो क्रोमियम से पहले जो आ रहा है वो कौन है, आर्गन है। तो आर्गन को तो ले लो यहाँ पे, आर्गन तो हो गया हमारा नोबल गैस, ठीक है ना। हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन के हिसाब से क्रोमियम का कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, क्रोमियम का कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हैं। तो क्रोमियम का नंबर कितना है 24। तो मैंने आर्गन तक का तो भर दिया, आर्गन के बाद में मैं जाना चाहता हूँ कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन और भरने, ठीक है। तो मैं कैसे भरूँगा, देखो मेरे पास आ जाएगा 3D में कितना 4, और 4s में आ जाएंगे 2, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये n इज इक्वल टू 1 होती है, ये n इज इक्वल टू 2 होता है, n इज इक्वल टू 3 होता है, ये n इज इक्वल टू 4 होता है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे क्रोमियम देखना है तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था आर्गन 4s में 2 और 3D के अंदर 4। देखो 4s में कैसे, तुमने यहाँ पे 4s1, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 3D1 3D2 3D3 3D4, ठीक है ना। वापस बोल देता हूँ, आर्गन में 18 भर चुका हूँ, उसके बाद में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 3D में 1 3D में 2 3D में 3 और 3D में 4, मतलब 3D4 होना चाहिए था। तो जो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन था वो कितना आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन, क्योंकि इसका Z 24 है, तो जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था भैया, आर्गन, और उसके बाद में 3D4 4s2। बट जो ऑब्जर्व्ड कन्फिग्रेशन आया वो था आर्गन 3D5 4s1। ऐसा क्यों भाई, देखो अगर मान लो मैं 3D4 बनाना चाहूँ तो 3D4 कैसा दिखेगा, 1 2 3 4,
और 4s के अंदर मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, सॉरी इसमें मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, ठीक है। बट अगर मान लो मैं इस कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करूं तो यार ये तो D4 कन्फिग्रेशन है, क्या ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है? नहीं, तो ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन नहीं है, तो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए वो क्या करता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उठाता है और उसको यहाँ भेज देता है, तो वो क्या बनता है 3D में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। और मुझे पता है कि D5 जो कन्फिग्रेशन होगा वो स्टेबल हो जाएगा, D5 कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो क्रोमियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3D4 4s2 होने की जगह 3D5 4s1 होता है, ठीक है ना। ऑल द एटॉमिक नंबर 24 के हिसाब से अगर हम नॉर्मल कंडीशन लेके चलें तो 4s2 3D4 होना चाहिए था, जबकि ऑब्जर्व कितना है 4s1 3D5, ठीक है। चलो सिमिलरली अगर मान लो मैं कॉपर के बारे में बात करूं, दूसरा मैंने ले लिया कॉपर, ठीक है। तो कॉपर के लिए लेके चलो, देखते हैं कॉपर कहाँ है। कॉपर ये रहा, कॉपर है मेरा 29, ठीक है ना। तो 29 भरने हैं मुझे, तो मैं काम करता हूँ यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो कितना बनेगा। देखो कॉपर है मेरा आर्गन तक, कॉपर से पहले मेरे पास में कौन सी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ रही है, फिर से आर्गन ही आ रही है। आर्गन के बाद में मुझे कितने भरने, देखो 4s1 वापस से, एक सेकेंड में एक काम करता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो आर्गन में 18 भर दिए, फिर 4s1 4s2 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9, तो मतलब मेरे पास आना चाहिए था 3d9 और 4s में कितने 2। तो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन क्या है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है, बट एक्चुअली कन्फिग्रेशन ये नहीं चलता है। कन्फिग्रेशन क्या चलता है वो मैं बताता हूँ। देखो कॉपर के अंदर मेरे पास में Z की वैल्यू होती है 29, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन आ रहा है वो क्या है मेरा आर्गन, आर्गन के बाद में आर्गन के बाद में 3d9 और 4s2, बट ये क्या है गलत। तो जो ऑब्जर्व्ड कन्फिग्रेशन था वो ये नहीं था, ऑब्जर्व्ड कन्फिग्रेशन क्या आया मेरा आर्गन 3d में 10 और 4s में 1, ठीक है ना। तो ये कन्फिग्रेशन ज़्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। और मुझे पता है कि फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन अदर कन्फिग्रेशंस के हिसाब से ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जो कॉपर का कन्फिग्रेशन है वो 3d9 4s2 लिखने के बजाय 3d10 4s1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम लोगों का सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें तुमसे पूछी जा सकती हैं वो सब हमने कवर कर ली है। हमने ये देख लिया है कि हाँ भाई कैसे हम एक जनरल तरीके से पीरियड टेबल को याद कर सकते हैं। हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में बात कर ली। हमने जो ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि भाई जो पीरियड टेबल है उसमें हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पे भरा है, ना कि एटॉमिक मास के नंबर पे भरा है। हमने ये भी देख लिया है कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। हमने ये भी देख लिया है कि हीलियम को हमने पी ब्लॉक में क्यों रखा है, ऑल्दो उसमें 1s2 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है या फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है वो पार्शियली फिल्ड कन्फिग्रेशन से क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड और फिर लास्ट में कौन होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई कुछ एक कन्फिग्रेशन ऐसे होते हैं जो कि मतलब एक्सेप्शनल होते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर। तो देखो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये हमारे लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप हेल्प कर सकते हो इस चैनल को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। आप कमेंट कर सकते हो नीचे कि आपको कैसा लग रहा है। आप इंस्टाग्राम पे भी हमारा हैंडल है जिसका मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री इट्स नाम से, केमिस्ट्री इट्स, ठीक है। आप वहाँ पे जा करके इसको लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग एकदम प्री ऑर्गेनिक के स्टेजेस के अंदर हैं और धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर जाएंगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इनको देख करके लगाते रहोगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।